जो चकबंदी अधिनियम है वो तो उत्तर प्रदेश के समय से ही लागू है, उत्तर प्रदेश के ही समय से बना है। लेकिन उसमें क्या खामियां थी कि क्यों नहीं वो पर्वतीय क्षेत्र में जो है उसको सरकार लागू कर पाई। पर्वतीय क्षेत्र में जो है अलग अलग किस्म की ज़मीन है, उखड़ ज़मीन अलग है, सिंचित ज़मीन अलग है, बणाई की ज़मीन अलग है जहाँ पे छानियाँ और पशु रहते हैं। इसलिए ये पर्वतीय क्षेत्र में लागू नहीं हो पा रहा था जो उत्तर प्रदेश के ज़माने का हमारा अधिनियम था, कानून था चकबंदी का। तो हमने जो है अपनी अच्छी से अच्छी ज़मीन जब 2-2, 3-3, 4-4 गुना ज़मीन दे दी लोगों को, बोले यार तुम नज़दीकी ज़मीन ले लो, 4 गुना ले लो, हमें दूरी दे दो। तो कई वर्ष उसमें लगे। 70 के दशक में जो है हमने अपने गांव से शुरू किया अभियान और उसमें लगभग 14-15 वर्ष जो है हमें अपने गांव में चकबंदी करने में लगे। तो एक ही खेत जो है 3-3, 4-4 आकार का है, तो जो गांव के लोग जो नापते थे, हाथ से नापते थे, पिट्टे से नहीं, रस्सी पे जो है, तब वो जो है उनके उनके दिमाग में नहीं आता था कि नहीं यार मेरे तो ज़्यादा चला गया। 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ राजनीतिक समीकरण आप देखते हैं? मेरा तो निवेदन जनता से ये है कि थोड़ा वो विवेक से सोचे। जनता ये ना करे कि 1-2 महीने की हवा में आंखों पे पट्टी बांध के मतदान न करे। नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। उत्तराखंड में चकबंदी एक महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है और खासकर अगर पर्वतीय इलाकों की बात करें तो एक और भी जरूरी मुद्दा बन जाता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे छोटे बिखरे हुए खेत, भूमि अभिलेखों की अस्पष्टता के कारण स्थानीय किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही चकबंदी राज्य की आर्थिकी और स्वरोजगार को लेकर भी जुड़ा है, क्योंकि उत्तराखंड को एक कृषि प्रधान राज्यों में से भी एक गिना जाता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा से पूर्व विधायक केदार सिंह रावत, जो कि यमुनोत्री क्षेत्र से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। सर, अगर बात करें यमुनोत्री क्षेत्र की तो विषम भौगोलिक परिस्थितियां उस क्षेत्र की हैं, काफी संवेदनशील क्षेत्र है। तो चकबंदी प्रक्रिया को वहां पे लागू करने में किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं? देखिए, चकबंदी जो है वो पर्वतीय क्षेत्र के लिए विशेष रूप से एक चुनौती बन गई थी, क्योंकि जो चकबंदी अधिनियम है वो तो उत्तर प्रदेश के समय से ही लागू है, उत्तर प्रदेश के ही समय से बना है। लेकिन उसमें क्या खामियां थी कि क्यों नहीं वो पर्वतीय क्षेत्र में जो है उसको सरकार लागू कर पाई। हालांकि 2 टीमें उत्तर प्रदेश के समय से ही चकबंदी की हरिद्वार ज़िले में और उधम सिंह नगर ज़िले में कार्यरत थी। और क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो ज़मीन की परिस्थिति है, वो लगभग एक ही तरह की ज़मीनें हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में जो है अलग अलग किस्म की ज़मीनें, आपके उखड़ ज़मीन अलग है, सिंचित ज़मीन अलग है, बणाई की ज़मीन अलग है जहाँ पे छानियाँ और पशु रहते हैं, और कई किस्म की ज़मीनें हैं। तो उससे ये होता है कि किस तरह से जो है उसका चकबंदी की जाए, किस तरह से जो है एक जगह पे उसको कंसोलिडेट किया जाए अलग अलग परिस्थितियों की। इसलिए ये पर्वतीय क्षेत्र में लागू नहीं हो पा रहा था जो उत्तर प्रदेश के ज़माने का हमारा अधिनियम था, कानून था चकबंदी का। और इसके लिए हमने मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में, मैं भी उसमें शामिल रहा, हमने अपने क्षेत्र में अपने ही गांव से शुरू किया स्वैच्छिक चकबंदी। अपने स्तर से जो है चकबंदी का कार्य शुरू किया और आपस में जो है सटवारा बंटवारा किया। तो ये हमने उसमें ये शर्त नहीं रखी कि एक ही चक होगा एक परिवार का। जितने प्रकार की ज़मीनें हैं उतने प्रकार के चक हो सकते हैं। तराई के चक अलग हों और उखड़ के अलग हों और बणाई के अलग हों। तो इस तरह के चक बनाए और उसमें लोगों को अपनी उनकी सुविधानुसार, क्योंकि बड़ी छोटी सोच रखते हैं किसान जो है पर्वतीय क्षेत्र के, और वो कहते हैं नहीं साहब हम अपने बाप दादा की ज़मीन को कैसे दे दें। तो हमने जो है अपनी अच्छी से अच्छी ज़मीन जब 2-2, 3-3, 4-4 गुना ज़मीन दे दी लोगों को, बोले यार तुम नज़दीकी ज़मीन ले लो, 4 गुना ले लो, हमें दूरी दे दो। तो कई वर्ष उसमें लगे। 70 के दशक में जो है हमने अपने गांव से शुरू किया अभियान और उसमें लगभग 14-15 वर्ष जो है हमें अपने गांव में चकबंदी करने में लगे, स्वैच्छिक चकबंदी करने में, और स्वैच्छिक चकबंदी की।
उसके बाद सन 1984 में हमने अपने स्तर से, हमारे जिलाधिकारी थे कोई सिंह साहब वहाँ पे, मैं पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा उनका, 1984 में उनको जो है गांव में लाया और उनसे कहा भाई आप सेटलमेंट करवाइए इसका, ताकि लोगों के नाम पे जो है हो जाए। तो उन्होंने टीम भी भेजी, नक्शे खसरे उस हिसाब से बने जो जो चक लोगों के थे, लेकिन वो रिकॉर्ड्स में फिर भी नहीं आ पाए थे। हमारा लगातार इसमें प्रयास था कि किसी तरह से वो भूमि अभिलेखों में जो है दर्ज हो, ताकि ग्रामीण जो है निश्चिंत हो जाएं कि भाई जो ज़मीन किसी के भी नाम की, क्योंकि एक ही खेत जो है कई जगह से होता हुआ, पहले एक जगह पे आपने खेत इकट्ठे किए, फिर पता चला कि दूसरे परिवार के वहाँ पे आपसे ज़्यादा खेत हो गए, तो उन्होंने कहा भाई आपके कम हैं, आप मुझे दे दो, आप उस जगह ले लो। तो इस तो सर तरह इस से दौरान करते कोई हुए, सीमांत विवाद भी देखने को मिलता है क्या सर्वेक्षण के दौरान? नहीं देखिए, काफ़ी विवाद भी होते हैं, लेकिन एक तो विश्वास, जन विश्वास की बात होती है। तो अगर माना बातचीत हो जाती थी पहले लोगों के बीच में कि हाँ भाई ठीक है, वहाँ का खेत तू ले लेना, उधर का खेत मुझे दे देना, लेकिन ये तय होता था उनके बीच में कि देखो, जब केदार सिंह जी जो है, मैं पढ़ता था उसमें, विद्यार्थी था, जब वो छुट्टियों में आएंगे गर्मी के दिनों में, नाप जो है तभी होगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में जो खेत हैं वो एक ही खेत जो है कई आकार का होता था। मतलब यहाँ पे गोलाकार है, अर्धवृत्ताकार है, फिर चौकोर चला गया, वो चतुर्भुज का आकार का, फिर त्रिकोण बन गया लास्ट में। तो एक ही खेत जो है तीन तीन चार चार आकार का है। तो जो गांव के लोग जो नापते थे, हाथ से नापते थे, पिट्टे से नहीं, रस्सी पे जो है, तब वो जो है उनके मतलब उनके दिमागी में नहीं आता था कि नहीं यार मेरे तो ज़्यादा चला गया, और ये तो जो है कम दिख रहा है इसका खेत। तो वो बोलते थे, आपस में बात करके रखते थे कि भाई हमारी बात हो गई पक्की, तो तू वहाँ का, मेरा वहाँ का खेत ले लेना, मैं यहाँ तुझे खेत दे दूंगा, लेकिन नाप होगी इसकी जब जो है वो आएंगे, गर्मियों की छुट्टी में आएंगे। तो जब मैं गर्मियों की छुट्टी में जाता था तो मैं एक खेत को बाकायदा जिस जिस आकार का होता था उस आकार से ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से उसको नापता था कि ये अर्धवृत्ताकार है, उसका कितना वो होगा, क्षेत्रफल होगा, और चतुर्भुज का कितना होगा, त्रिभुज का कितना होगा, तो उसका एग्जैक्ट नाप आती थी। तो लोगों को इतनी संतुष्टि मिलती थी कि नहीं भाई 1 इंच का 1 सुई का अंतर नहीं लग रहा भाई, हमें तो बराबर, उधर भी बराबर गया, इधर भी बराबर है। तो आपस में बात करके रखते थे, और नाप जो है मैं करता था जाके, जब 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी में जाता था। इस तरह से जो है गाँव की, क्योंकि वो विश्वास था उन लोगों का हम पे, तो उस तरह से जो है वो क्या नाम, चकबंदी को जो है हमने धरातल पे उतारा। उसके बाद जब कानून की बनने की प्रक्रिया आई, हाँ जी। तो लगातार जो है उसके लिए आवाज़ चलती रही, और जब उत्तराखंड राज्य भी बन गया तो स्वर्गीय तिवारी जी ने भी भूमि सुधार परिषद का गठन किया था। ये कोई डंगवाल जी करके थे, मैं पूरा नाम उनका ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, उमादर डंगवाल थे क्या थे, वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, और उनको भूमि सुधार परिषद का जो है अध्यक्ष बनाया था। लेकिन मुझे खुद याद है वो मेरे गांव में भी आए थे, मुझे भी उन्होंने बुलाया था बैठक में, और सारी बैठकें ही बैठकें होती रहती थी। हमारे यहाँ एक एसडीएम भी रहे, वो भी उसमें सचिव थे उस भूमि सुधार परिषद के, दो दो जो है वो पीसीएस रैंक के अधिकारी सचिव हुआ करते थे उसमें। लेकिन 5 साल तक वो हुक्का गुड़गुड़ाते रहे डंगवाल जी, काम जो है कानून बनने की प्रक्रिया जहाँ की तहाँ रही। अच्छा सर, आपने प्रमुख तौर पर इस मुद्दे पर काम किया, कोई सरकार की कोई खामियां आप देखते हैं? क्योंकि कोई विशेष प्रकार का मॉडल भी तैयार नहीं किया गया, सर्वेक्षण में भी सालों लग जाते थे, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि हाथ से खेतों को नापा जाता था, लेकिन उसके बाद फिर आपका इंतजार किया जाता था। आप मानते हैं किसी प्रकार की खामियां हैं, और क्या कुछ विशेष प्रकार का मॉडल तैयार किया जाना चाहिए भविष्य के लिए? देखिए फिर क्योंकि पहले तो जो मैंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की परिस्थितियों के हिसाब से जो है कानून हो, और कानून जो है लागू हो, तो पहले तो कानून ही नहीं था। फिर जब ये दोबारा भी जो है भूमि सुधार परिषद बनी थी कुछ दिन के लिए, लेकिन जब मैं विधायक भी रहा पहली बार 2007 में, तो मैं बराबर इस बात को उठाता था, और उसमें मेरे गांव में विशेष टीम भी भेजी गई थी। उस समय राजस्व मंत्री जो है हमारे भट्ट साहब थे, ये जो यूकेडी के नेता जो रहे हैं वो थे राजस्व मंत्री, तो उन्होंने टीम भी भेजी और बात की, लेकिन बात जो है आगे नहीं बढ़ पाई। तब फिर
जब ये 2015 में जब कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी उसमें मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मुझे जो है कानून बनाने की जिम्मेदारी सौंपी और चकबंदी समिति का गठन किया और चकबंदी समिति का मुझे अध्यक्ष बनाया गया था और मैंने जनवरी 2015 में मुझे ये कार्यभार दिया गया था और मैंने 9 महीने के अंदर अधिनियम का ड्राफ्ट जो है तैयार किया था। 2015 में ही ड्राफ्ट तैयार करके और सरकार को सौंप दिया था और सितंबर में मैंने ड्राफ्ट सौंपा था। लेकिन उस समय क्योंकि जो अधिनियम का ड्राफ्ट था उसको हाउस में आना था और हाउस में आने के बाद जो है कानून बनना था, तो हाउस जब होना था मार्च में 2016 में, तब तक सरकार गिर गई क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो पाला बदल गए थे, तो सरकार गिर गई इसलिए नहीं बन पाया। फिर जब दोबारा सरकार बनी है मई 2016 में, तो 16 में जब सरकार बनी तो सरकार ने जो है उसी ड्राफ्ट को यथावत जैसे ड्राफ्ट था, बिल्कुल एक शब्द भी जो है उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ हाउस में, वही जो है एक्ट बना हमारे उत्तराखंड का चकबंदी एक्ट, पहला एक्ट जो है वो बना। उसके बाद अब तो नियमावली भी बन गई। तो मुझे लगता है उसमें, क्योंकि मैंने ये कहा था सरकार से कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसको लागू करने की। अब नोटिफिकेशन होगा उसका धारा 4 के तहत, तब जाके वो जो है लागू होगा और लागू होने के बाद पहले जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए विभाग का। डायरेक्टरेट ही नहीं है हमारे चकबंदी का भी, और चकबंदी का डायरेक्टरेट हो और फिर डायरेक्टरेट के बाद जो है जिले में भी चकबंदी अधिकारियों की नियुक्ति हो, तब जाके वो अधिनियम अगर लागू होता है तभी तो चकबंदी की टीमें जाके गांव-गांव में वो करेंगी, उसको धरातल पे उतारेंगी। लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो सरकार की मुझे लगता है इच्छा शक्ति नहीं है। इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार इसलिए डर रही है, वो कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सरकार इसलिए डर रही है कि पहले इसमें हल्ला होगा। जैसे आपने चकबंदी अधिनियम अगर लागू किया तो चकबंदी की टीमें गांव-गांव में जाएंगी, वो जो है होता ही है झगड़ा, कोई बोले मैं ये खेत नहीं देता, मेरे तो अच्छा किए थे कोई, तो उस झगड़े के, क्योंकि हर एक की जब हो जाएगी चकबंदी तब तो सब बोलेंगे वाह भाई समय श्रम और उसकी बचत हुई है ना, और सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिल रहा है, कोई एप्पल मिशन की योजना है, कोई उसके ये जो आपके वो कई किस्म की योजनाएं उद्यान की और कृषि की, जिससे कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिले कृषक को, या पशुपालन है या आपके सब्जी उत्पादन है या मछली पालन है, उसके टैंकों के लिए पैसा मिलता है, सब्सिडी मिलती है, वो सब लाभ मिलेगा। लेकिन वो मिलेगा 5 साल 10 साल बाद, जब आप चकबंदी को धरातल पे उतर, तब जाके लोग बोलेंगे यार बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन पहले जो है झगड़ा करेंगे, तो पहले के झगड़े से सरकार घबरा रही है। तभी ये शायद चुनावी मुद्दा भी नहीं बनता। जी, चुनावी मुद्दा बन जाएगा और पता चल रहा है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसका जो है पत्ता साफ हो जाएगा चुनाव में, क्योंकि पहले क्या पता चल रहा है आम आदमी को कि इसका क्या फायदा होना है। वो बोले अरे मेरे खेत तो जबरदस्ती छीन रहे हैं, ये और उनका चल इनका करो ऐसी की तैसी और दे वोट दे नाराजगी, तो उस डर से सरकार उसको घोषित ही नहीं कर पा रही। ये जो है मुख्य कारण है कि सरकार इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही, क्योंकि टाइम भी जो है 5 साल का है और 5 साल के अंदर नहीं, उसमें 5 साल से भी अधिक समय लग सकता है चकबंदी को धरातल पे उतारने के लिए। अच्छा सर, स्थानीय जनता में कितनी जागरूकता है इस मुद्दे को लेकर? क्या अभी भी सरकारी प्रक्रिया मानते हैं ऐसे लोग? देखिए, जब मैं अध्यक्ष था तो मुझे ये सारी जो व्यवहारिक परेशानियां हैं इसका मुझे ज्ञान था। तो मैंने जो है उस समय प्रस्ताव मांगे हैं कि जो स्वेच्छा से जो गांव चकबंदी चाहते हैं ऐसे गांवों की सूची और वहाँ से प्रस्ताव दें, ताकि कम से कम वहाँ तो लागू किया जाए। और वो गांव भी कम नहीं, 128 गांव हैं जिसके लिखित में प्रस्ताव आ चुके थे हमारे पास। और मैं बार बार यही कहा कि मत डरो भाई सरकार को, चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार थी और चाहे उसके बाद ये भाजपा की सरकार आई, कि आप डरो मत, ये करो इस कानून को कि जो 128 गांव ने जिन्होंने लिखित सहमति दी है, आप अधिसूचना सिर्फ उन गांव की जारी करो, वहाँ 4-5 साल में हो जाएगा। वो तो खुद इच्छुक है ना, वो नहीं मचाएंगे हल्ला, उनको पता है
वो जागरूक है, वो जानते हैं क्या फ़ायदे हैं इसके। तो उन गाँव में कर दो, उनके देखा देखी जब और गाँव वाले देखेंगे कि अरे यार उनके तो बहुत बढ़िया हो गया, उस गाँव में तो कितना टाइम भी बच रहा है कि भाई ये खेत यहाँ है, ये वहाँ है, जब तक यहाँ पे आधा घंटा तो हल लगाया और 1 घंटा हल बैलों को ले जाने में लग रहा है वहाँ दूसरे खेत में, तब तक तो आप जो है पूरा चक्की लगा देते जब तक ये सफ़र तय कर रहे हैं। दूसर में फसल को इकट्ठा करना है, तीसर में वहाँ पे बीज खाद पहुँचाना है, तो एक जगह पे सारे समय और श्रम बच गया ना आपका, और सरकारी योजना का भी लाभ मिल गया आपको। अगर घेर बाढ़ की योजना है तो एक ही जगह चकबंदी घेर बाढ़ कर दी। अब अलग अलग आपके फैले हुए बोले साहब सुअर खा गए, बंदर खा गए, अरे तो सरकार अगर तार बाढ़ के लिए, घेर बाढ़ के लिए पैसा दे रही है तो अलग अलग कहाँ घेर बाढ़ करेंगे? अगर एक जगह पे तो वो हो गया। और अगर सरकार जो है पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, सब्जी उत्पादन के लिए सारा जो है बजट दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, तो आप एक जगह पे चकबंदी है, थोड़ा एक टैंक जो है आपने मछलियों के लिए भी बना दिया, थोड़ा 2-4 शेड जो है आपने सब्जियों के लिए भी लगा दी, 2-4 जो है पशुपालन के लिए आपने गाय भैंस भी बांध दी, तो एक ही जगह पे परिवार भी वहीं पे रह रहा है, तो आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही ना, और सरकारी योजना का भी वास्तविक लाभ मिल गया। नहीं तो क्या हुआ, मैं खुद देखता हूँ, खुद देखा है मैंने कि सरकार ने जो है बागवानी प्रोत्साहन के लिए फ्री में पौध बांटी सेब की, और पैसे भी दिए कि साहब 10,000 रुपये दो, मतलब आज से लगभग 20-25 साल पहले सेब के पौध भी दिए, 100-100, 200-200 पौध बढ़िया क्वालिटी के, और 10-10 हज़ार रुपये नकद भी दिए। वो 10,000 रुपये किसान ने जेब में रखे, वो सेब के पेड़ उठाए, कुछ गंगा जी में फेंक दिए, किसी ने जमुना जी में फेंक दिए, क्योंकि लगाते कहाँ, एक हाथ खेत आपका यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, चौकीदारी कौन करता उसकी, तो वो सिर्फ कागजों में रही हुई योजना है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको डिटेल में कि ये तब मिलेगा इस सारी योजनाओं का लाभ जब आपकी चकबंदी हो। तो ये अब कानून बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है, नियमावली भी बन गई है। तो अब अगर सरकार डर रही है तो मेरा निवेदन यही है कि सिर्फ उन 128 गाँव में आप नोटिफाई कर दीजिए। वहाँ तो लोग स्वैच्छिक रूप से जो है प्रस्ताव दे रखे हैं ना उनके कि भाई हमारे गांव में कीजिए, हम तैयार हैं, तो वहाँ कर लीजिए, उसके बाद पूरे प्रदेश में होगा। लेकिन इसके लिए सरकार की भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सर, आपके कार्यकाल के दौरान वन अधिकार कानून भी लागू किया गया था और आपका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा उसमें, क्या प्रक्रिया रही उसकी? देखिए, वन अधिकार अधिनियम मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, और ये उत्तराखंड विधानसभा के रिकॉर्ड में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ रिकॉर्ड में कार्रवाई में है कि अकेला मैं विधायक था जिसने ये अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार अधिनियम 2006, जिसको शॉर्ट में हम वन अधिकार अधिनियम कहते हैं, तो ये 2006 में केंद्र का अधिनियम ये पारित हो गया, और उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो चाहे विकास के कार्यों के लिए हैं कि आपके 2 हेक्टेयर तक की जो ज़मीन है वो एक ही गांव की समिति, जो वनाधिकार समिति है, वो पास कर सकती है। 2 हेक्टेयर वन भूमि, माना रोड बननी है, तो अगर किसी रोड में 8 हेक्टेयर वन भूमि आती है, 4 गांव हैं, तो 4 गांव की समिति वो वहीं पे जो है उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस दे सकती है। जो सालों जो है हम आज देखते हैं कि कोई भी जो विकास कार्य है, चाहे रोड बनने का है चाहे अन्य है, तो जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो मामला है नोडल में जाता है, राज्य की नोडल से लेके केंद्र की नोडल तक, उसमें जो है सालों का समय लग जाता है। वो जो है वहीं पे निपट जाता। एक तो ये है, दूसर में जो अधिकार मिलते हैं नागरिकों को कि जो परंपरागत वनवासी हैं, तो पूरे देश में तेंदुपत्ता भी जो है जंगलों से इकट्ठा होता है, जिसकी बीड़ी का उद्योग चलता है, और आपके जंगली शहद जो है वो हजारों परिवार उस पर डिपेंड हैं, तो उनको भी जो है उसमें अधिकार दिया गया है कि भाई जो वर्षों से जो है पीढ़ियों से इसमें काम कर रहे हैं तो उनको अधिकार है उसका। हालांकि हमारे टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी और टिहरी जिले को वो तो भारतीय वन अधिनियम में ही जो है उसकी व्यवस्था की गई 1949 में, जब टिहरी स्टेट मर्ज हुआ था भारतवर्ष में 1949 में,
तो उसी समय जो है वो हक हकूक का जो है उसमें प्राविधान दिया गया था टिहरी स्टेट के लिए, उत्तरकाशी टिहरी जिले के लिए, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए तो वन अधिकार अधिनियम ही जो है लागू। तो वो हुआ, उसमें परंपरागत जो वनवासी हैं उनके जो अधिकार हैं उनको जो है मान्यता दी गई। दूसर में उसमें 3 पीढ़ी या 75 वर्ष से अगर आपका कब्जा जो है वन भूमि पे है तो उसको जो है मालिकाना हक जो है उनको दिया गया है इस अधिनियम के माध्यम से। तीसर में अगर कब्जा जो है किसी का वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पहले का भी है, चाहे वो एक ही दिन का है, तब भी जो है ये वन विभाग जो है उस कब्जे को हटा नहीं सकता। उसका निर्णय भी वही ग्राम स्तरीय समिति करेगी, प्रधान की अध्यक्षता वाली, कि इनको कब्जे से हटाया जाए कि नहीं। तो बहुत बड़े अधिकार उसमें दिए गए हैं वनाधिकार में। और इसको जब मैं 2007 में पहली बार विधायक बना तो मैंने उठाया, पहले ही सत्र में मैंने उठाया था, मार्च 2007 में विधानसभा की कार्रवाई में आप देख सकते हैं। तो अधिकारियों को और नेता जो थे हमारे, क्योंकि ये सामाजिक अधिकारिता में आता है तो वन अधिकार का है ये, लेकिन सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है। तो जो सामाजिक अधिकारिता मंत्री थे उस समय बिशन सिंह चुफाल जी, पहले वो थे, बाद में तो माधवर सिंह कंडारी जी बने थे उसी गवर्नमेंट में। तो वो भी जो है उन्होंने खड़े होकर के समय लिया था अध्यक्ष जी से कि जो माननीय विधायक जी ने ये प्रश्न उठाया है इसके लिए हमें समय दीजिए, क्योंकि ये पता ही नहीं था लोगों को, वहाँ ना अधिकारियों को पता था ना मंत्री मुख्यमंत्री जी को किसी को पता था कि ऐसा भी कोई अधिनियम है जिसको लागू करना है। तो समय लिया था। फिर अगले सत्र में मैं हर सत्र में इस बात को उठाता रहा और तब तक मैं शांत नहीं हुआ जब तक ये लागू नहीं हो गया। यहाँ लागू हुआ और उसकी 3 स्तरीय समितियां भी बनाई गई सरकार की ओर से। तो ये 18 नवंबर 2008 को जो है उत्तराखंड में लागू हुआ। तो इस संबंध में और किसी में अकेला विधायक था उत्तराखंड का जिसने कि इस मुद्दे को जो है आगे बढ़ाया था। जी सर, आप यमुनोत्री से 2 बार विधायक चुने गए और 2027 विधानसभा चुनाव भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली, क्योंकि भाजपा से भी कई दावेदार मैदान में उतरते दिख रहे हैं? जी जी, नहीं वो आपने सही बताया, ये एक वन अधिकारी अधिनियम, और मैं थोड़ा समय आपका और लेना चाह रहा हूँ। एक जो है रवाल्टा जौनपुरी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का, केंद्र तक, राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र की अनुसूची तक, उसके लिए भी मैं अकेला विधायक था, अकेला व्यक्ति था जिसने इसको मंजिल तक पहुंचाया। और पहले तो ये राज्य में जो है लागू करवाया, रवाल्टा जौनपुरी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है शामिल करवाया, फिर इसको केंद्रीय अनुसूची तक शामिल करवाया, जिससे कि क्षेत्र के बेरोजगारों को, कईयों को जो है उसमें बहुत लाभ मिला है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो 2027 के चुनाव की बात आपने कही और प्रत्याशियों के दावेदारी की बात कही, ठीक है, प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, कोई भी अपनी दावेदारी कर सकता है, लेकिन ये तो पार्टियों को देखना है। और किसी ने कहा कि साहब पार्टी में तो ये है वो है, मैंने कहा भाई पार्टी और टिकट जो है वो कोई प्राथमिकता नहीं है। जैसे हमारी पार्टी के लोग कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, जनता पहली, और पार्टी सेकंड एंड पर्सन थर्ड, व्यक्ति जो है तीसरे नंबर पे है। तो पहले तो जो है लोकतंत्र में जनता है, जनता ने अगर निर्णय ले लिया तो फिर टिकट का क्या वो होता है, वो तो जीतते तो जनता के निर्णय से ना, वोट से जीतते हैं। मैं वही कह रहा था कि टिकट, मैं 5 चुनाव लड़ा हूँ विधानसभा के, और 5ओं चुनाव में मेरे पास टिकट थे। 3 बार तो मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट से लड़ा हूँ, 2002 का, 2007 का, 2012 का, और 2 बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ा हूँ, 2017 का और 2022 का। लेकिन विधायक तो मैं 2 ही बार रहा ना, तो किस चीज़ से रहा विधायक में? टिकट से अगर विधायक होता कोई तो मैं 5 बार मुझे विधायक होना चाहिए था। जनता की वोट से विधायक होता है, और जनता ने वोट दिया 2 बार तो मैं 2 बार विधायक बना। तो सबसे पहले तो जन भावनाओं का जो है वो आदर होना चाहिए,
और मैं समझता हूँ कि जन भावनाओं का आदर जो है वो पार्टियों को भी करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे कोई और पार्टी है। जो जनता के क्या भावनाएं हैं इस समय, क्या चाहती हैं, किस व्यक्ति को चाहती हैं, किस व्यक्ति की क्या सोच है और क्या जो है उपलब्धियां हैं, क्या किया है उसने जनता के लिए, इस बात को पार्टियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और पार्टियां अगर ध्यान में नहीं रखती हैं तो जनता तो अपना निर्णय लेती है। अभी यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का प्रत्याशी तो मैं था, भाजपा का टिकट मेरे पास था, कांग्रेस का भी प्रत्याशी था, लेकिन जनता ने दोनों को नकार दिया। एक ऐसे व्यक्ति को जो निर्दलीय था, जिसके पास कोई टिकट नहीं था, उसको जो है विधायक बना दिया। तो सबसे पहले तो जन भावना है, तो पार्टियों को भी जो है जन भावना का ध्यान रखना चाहिए, उस पर कदर करनी चाहिए। लोकतंत्र में यही जो है महत्वपूर्ण है। यमुनोत्री क्षेत्र में आप क्या कुछ मुद्दे देखते हैं, क्या कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं, क्या कुछ क्षेत्रीय समस्याएं हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, समस्याएं तो लगातार बनती रहती हैं, और एक स्टेप अगर आपने विकास का आगे बढ़ाया तो दूसरे स्टेप को और आगे लेना पड़ता है। क्योंकि आज अमेरिका हम कहते हैं कि सबसे डेवलप नेशन है, देश है, लेकिन वहाँ भी सरकारें बनती हैं तो विकास के कार्य तो और आगे आगे बढ़ते हैं। फिर कोई कहता है नहीं, मैं चाँद पे बसाना चाहता हूँ, कोई कहता है शुक्र पे जाना चाहता हूँ। तो विकास तो हमेशा आगे ही बढ़ता है, लेकिन जो आधारभूत पहले विकास की 5 सीढ़ियाँ हैं, उसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, ये आधारभूत वो हैं। इनसे तो पहले पार पा जाए, इसके बाद फिर अन्य जो आयाम होते हैं वो आगे बढ़ने के तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहले जो आयाम में मैं समझता हूँ कि जब मैं पिछले कार्यकाल में अपने हैं, उसमें मुश्किल से 2-3 गांव मेरे विधानसभा के छूट गए हैं जो सड़क से नहीं जुड़ पाए। 2-3 ही गांव हैं, ज़्यादा नहीं, उनको सड़क से जोड़ना है। और दूसर में शिक्षा के मामले में मैंने तीनों और डिग्री कॉलेजेस के भवन भी बनवाए थे, उसमें हॉस्टल्स भी बनाए, लेकिन और भी उसमें एक तो पीजी का जो है वो है, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस की स्थापना होनी है डिग्री कॉलेजेस में, और अन्य सब्जेक्ट्स भी जो है उसमें जो है वो उनका विस्तार किया जाना है। और ऐसे ही जो है बेसिक्स और जूनियर जो हमारी इंटरमीडिएट की जो शिक्षा है, उसमें भी जो है काफ़ी जगह भवनों का सुधारीकरण है, और टीचर्स की व्यवस्था है, सब्जेक्ट्स की व्यवस्था है, ये सारी, और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं होनी हैं। कहीं कहीं तो डिग्री कॉलेजेस में तो मैंने कर दी थी स्मार्ट कॉलेज की क्लासेस की व्यवस्था तीनों में, लेकिन इंटरमीडिएट में भी वो होना ज़रूरी है, और नीचे की कक्षाओं में भी। शिक्षा के मामले में हो गया, स्वास्थ्य के मामले में जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे यहाँ 2 सीएससीज हैं, दोनों सीएससीज में मैंने ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयूज़ और मशीनें ये लगवा दी थी। अब कहीं अल्ट्रासाउंड की मशीनें लगनी हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्तियां होनी हैं, और कुछ पीएससीज को का जो है उच्चीकरण होके सीएससीज बनाई जानी है, जो मुख्य मुख्य सेंटर्स हैं हमारे, जैसे ब्रह्मखाल है, तो वहाँ की पीएससी को जो है सीएससी में उच्चीकृत किया जाना जो है ज़रूरी है, क्योंकि एक सेंटर प्लेस है वो। तो स्वास्थ्य के मामले में वहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति होनी है, मशीनें, उपकरण, उनकी व्यवस्थाएं होनी हैं अन्य। और ये सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य का हो गया। फिर बिजली पानी का, हालांकि जल जीवन मिशन का चल रहा है, लेकिन जल जीवन मिशन में कई जगह जो है शिकायतें हैं। बजट जो है जारी हुआ, लेकिन धरातल पे वो लागू नहीं हुआ। उसका निपटान करते हुए प्रत्येक, जो भारत सरकार का नारा है कि हर घर में नल और हर नल में जल, उसको वास्तविकता से धरातल पे उतारना है। और बिजली की जो समस्याएं हैं, जो आधारभूत समस्याएं, इनको पार करते हुए फिर और भी कई मामले हैं। एक तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने 34 करोड़ 82 लाख रुपए प्रसादम योजना के तहत यमुनोत्री धाम के मास्टर प्लान के लिए स्वीकृत किया था। मास्टर प्लान भी बना था और स्वीकृत भी हुए, उसका टेंडर भी हो गया। लेकिन अभी मैं परसों ही कपाट बंदी के टाइम पे गया था, तो मुझे वहाँ
मंदिर समिति के लोगों से अवगत हुआ कि वो पैसा जो है कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये बड़े ताज्जुब की बात है, ये बड़ा आपत्तिजनक है कि एक प्रसादम योजना में एक धाम के लिए जो पैसा स्वीकृत है, टेंडर भी हो रखा है, उस पैसे को डाइवर्ट क्यों कर दिया गया। दूसर में वहीं के लिए 14 करोड़ 38 लाख रुपए का सिंचाई विभाग का सुदृढ़ीकरण का पिछले वर्ष ही स्वीकृत हुआ, उसके टेंडर भी हो गए यमुनोत्री से लेके जानकी चट्टी तक। ये सुरक्षा कार्य करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो भी मुझे पता चला कि वो पैसा भी जो है डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये आपत्तिजनक है। ये कार्य होने हैं, चाहे यमुनोत्री के को भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जनपद का भी जो है अलग की मांग है और वो भी विचाराधीन है। पहले सरकार ने घोषणा भी की थी। ऐसी कई और आगे समस्याएं हैं, लेकिन पहले आधारभूत समस्याओं से हम पार पा जाएं, तब विकास की दौड़ में तभी हम अन्य क्षेत्रों के बराबरी में आ पाएंगे, जब आधारभूत समस्याओं का निदान हो जाएगा। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ राजनीतिक समीकरण आप देखते हैं उत्तराखंड में? अब देखिए, राजनीतिक समीकरण तो मैं ये कहता हूँ कि जनता के हाथ में है, जनता जैसा निर्णय लेना चाहे, जो अच्छा काम जनता जो है, मेरा तो निवेदन जनता से ये है कि थोड़ा वो विवेक से सोचें कि भाई कौन प्रत्याशी, कौन व्यक्ति जो है क्षेत्र के हित के लिए जो है काम कर सकता है, कौन पार्टी जो है प्रदेश के हित के लिए काम कर सकती है। तो ये जनता के विवेक पे, वो जनता ये ना करे कि 1-2 महीने की हवा में आंखों पे पट्टी बांध के मतदान न करे, बल्कि आंखें खोल करके मतदान करें, ताकि 5 साल उसका परिदृश्य आगे भी दिखाई देता रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, पेन पॉइंट से धन्यवाद बातचीत करने के आपका, लिए। बहुत बहुत नमस्कार।